और खबरों की तफसील। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और शोबा अरबी के सदर है प्रोफेसर वली अख्तर वक्त पर इलाज नहीं मिलने से चल बसे। प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा ने वक्त पर इलाज ना मिलने पर सवाल उठाया। इनका कहना है कि वली अख्तर के रिश्तेदार इनको लेकर कई अस्पतालों को चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल में बेड ना मिलने पर इनकी मौत हो गई। इन्होंने कहा कि मूलचंद से लेकर होली फैमिली समेत कई अस्पतालों में इनको एडमिट कराने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। वादे के प्रोफेसर वली अख्तर में कोरोना की अलामत पाई गई थी। वो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मुकीम थे। एक अच्छा टीचर थे, एक अच्छा रिसर्चर थे और सबसे ज़्यादा बड़ा एक अच्छा इंसान भी थे। दुख की बात यह है कि उनका कोरोना का सिम्टम्स था और वो 7 प्रमुख दिल्ली के 7 प्रमुख हॉस्पिटल्स का दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने इलाज के लिए और हर जगह से उनको इनकार कर दिया गया। फिर एक जामिया के पास किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हुए, उनका वहाँ पर निधन हो गया। समय से पहले, समय के रहते रहते अगर उनका इलाज हो जाता तो आज वली अख्तर साहब हमारे बीच होते। और अत्यंत दुख के साथ हमें बताना मैं चाहता हूँ कि ये तमाम वादे जो किए जाते हैं कि इतने बेड खाली हैं, इतने हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है, ये सारे निराधार हैं। दिल्ली कांग्रेस के नायब सदर अली मेहदी ने प्रोफेसर वली अख्तर के इंतकाल पर दिल्ली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि केजरीवाल को सियासत छोड़ दिल्ली की फिक्र करनी चाहिए। वो एक प्रोफेसर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भटकते रहे और उनका इंतकाल हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको बेड नहीं मिल पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि दिल्ली वालों को सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मास्क लगाइए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। मुझे बहुत अफसोस होता है और मुझे बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनको ये नहीं दिख रहा कि एक आदमी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागते आज उसने अपनी जान गंवा दी। ऐसे कितने लोग हैं, कितने प्रोफेसर वली अख्तर जैसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, लेकिन पता नहीं है सरकार कब जागेगी, पता नहीं इंसानियत कब जागेगी। बहुत अफसोस है मुझे ये कहते हुए कि आज उनका इंतकाल हो गया। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति को छोड़ के दिल्ली को सही तरीके से बेड्स और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कराइए, वरना दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कानपुर शहर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने आज जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग की और शहर में कोरोना के बढ़ते मामले पर तशवीश का इजहार किया। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि मजहबी मकामात में सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाज़त का मामला बरकरार रहेगा ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। कानपुर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की संख्या और चूंकि जिला अभी भी रेड जोन में है, इसके दृष्टिगत वर्तमान जैसी स्थिति को, यथास्थिति को 30 जून तक बनाए रखने का निर्णय लिया गया। 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में शॉपिंग मॉल, बाजार और इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त दी गई। मेरठ में भी कंटोनमेंट और बफर जोन के बाहर के इलाकों में एहतियात की शराइत के साथ बाजार, होटल और इबादत गाहों को खोलने की रियायत दी गई, लेकिन शहर के बेशतर इलाके कंटोनमेंट और बफर जोन में होने की वजह से इन इलाकों में अभी सख्ती की जा रही है। ऐसे में प्राइवेट मेडिकल खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स ने क्लिनिक को खोलने की इजाज़त दिए जाने का डीएम मेरठ से मुतालबा किया है। जो है अभी जो निर्देश हैं वो हम लोग का फेज 1 में ये है कि इमरजेंसी ओपीडी जल्दी से जल्दी चालू की जाए। क्लिनिक के बारे में अभी हम सेकंड फेज में विचार करेंगे, लेकिन मैंने इनसे कहा है कि परसों हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, जो आपके सुझाव हैं उन पे हम लोग जो है सकारात्मक रूप से जो है इस पर विचार करें। जब से कोरोना की वबा फैली है, अस्पतालों में लापरवाही की दर्जनों शिकायतें मिल रही हैं। खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नांदेड़ के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक ऐसा ही मामला इस खातून के साथ पेश है जो जचकी के लिए भर्ती होना चाहती थी। अस्पताल इंतजामिया ने इस खातून को शरीक करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इस खातून को मजबूरन निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतजाम चलने वाले हैदराबाद के सरकारी दवाखाने में बदइंतजामी का एक संगीन मामला सामने आया। यही वो खातून हैं जो कि जचकी के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने ऐन तकलीफ की हालत में उन्हें जचकी के लिए दाखिल करने से इनकार कर दिया। प्राइवेट अस्पताल जाने का मशवरा भी दे डाला। सरकारी दवाखाने में गए थे, वहाँ पे किसने नहीं लिया हमको। हमारे भाई के साथ आए थे हम गाड़ी पे, तो उन्होंने नहीं लिए हमको। वहाँ से जाओ बोले प्राइवेट दवाखाने में करो बोले, अब हमारे पास नहीं होती। हमने बोले हमारी परेशानी है, हमको अभी ले लो, तो नहीं बोले। वहाँ पे 3-4 जने लेडीज थे, उन्होंने सबने बोले डॉक्टर ने नहीं लेने का बोले। हाँ तो बोले बंद है बोले, अभी किसी को नहीं ले रहे। पानी के टाकी के पास ही था हमारा पहले महीने से इलाज, वहीं के सब है रिपोर्ट, खून टेस्ट वो सब। हैदराबाद के सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स की गैर जिम्मेदाराना हरकतों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अवामी नुमाइंदे भी सरगर्म हो गए हैं। हैदराबाद इलाके की मकामी कॉरपोरेटर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खवातीन व बहबूद इकबाल कमेटी की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अर्शिया कौसर और MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मुइन ने भी इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। वो पेशेंट सिविल हॉस्पिटल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल भारत हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चा भी हेल्दी है और वो माँ भी हेल्दी है। और यहाँ पर जो हैदराबाद महानगर पालिका हॉस्पिटल है, और जब हम वहाँ पर पूछते हैं तो वो कहते हैं, सिर्फ यही कहते हैं, क्योंकि कई बार मेरी वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के गायनोकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, वो हर बार यही कहते हैं कि वो पेशेंट क्रिटिकल है या वो बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में है, बस यही कहते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। लेकिन आज ये बात वाज़ेह तौर पर साफ हो गई है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लापरवाह हैं, पूरी तरह से लापरवाह हैं। सबसे पहले तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसका निषेध करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ, और जो कुछ वाक़या उस पेशेंट के ताल्लुक़ से पेश आया है, यकीनन इंसानियत से गिरा हुआ काम इन लोगों ने किया है। आप देख रहे हैं कि उसको बचाने के लिए, डॉक्टर्स को बचाने के लिए मेडिकल ऑफिसर इनका डॉक्टर बिसेन को सामने आकर इसका बचाव कर रहे हैं। तो हायर ऑफिसर्स का ये काम था कि उसकी चौकसी करते और फिर उसके बाद में इंक्वायरी जो होती तो उसके फौरी बाद में उसको वहाँ से डिसमिस किया जाता। सरकारी अस्पताल में बदनज़मियों का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ के स्टाफ की जानिब से लोगों के साथ इसी तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायतें आती रही हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर के पास शिकायतें भी की गई, लेकिन अब तक इन पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। मौजूदा हालात में सरकारी अस्पतालों से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर ऐसे तजुर्बात पेश आते रहे तो लोग अपने मसाइल को आखिर हल कैसे करेंगे। इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच की जानी चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि सरकारी अस्पतालों पर आम लोगों का एतमाद बहाल हो सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। कानपुर शहर का कुली बाजार इलाके का शुमार पहले हॉट स्पॉट में होता था, मगर अब 60 दिनों के बाद इलाके के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अब ये इलाका हॉट स्पॉट नहीं रहा। इलाके के लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे संदीप ने। कानपुर शहर का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कुली बाजार, जो कि 60 दिनों के बाद अब ग्रीन जोन हुआ है, यहाँ पर किस तरह के हालात रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के इलाकाई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जिस समय हॉट स्पॉट ये एरिया था, अब ये ग्रीन जोन हो गया है, तो किस तरह के हालात थे और कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले हालात तो बहुत गंदे थे, लोगों का निकलना बैठना बहुत ही मुश्किल था और काफ़ी दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ा। कारण था कि प्रशासन का सहयोग भी करना था और कोरोना से बचना था। जब से हॉट स्पॉट हटा हुआ है, यहाँ के लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की है, अपनी नियमित दिनचर्या की शुरुआत की है। एक चीज़ और कि दहशत का कैसा एक माहौल था? लोगों के फ़ोन आते थे, आपके रिश्तेदारों के मिलने वालों के फ़ोन आते थे, कुली बाजार के बारे में क्या पूछते हैं? दहशत का तो माहौल ये था कि जिस समय कुली बाजार हॉट स्पॉट में कानपुर में टॉप पे था, तो काफ़ी लोगों के फ़ोन इष्ट मित्रों के, रिश्तेदारों को आया करते थे, जानकारी लिया करते थे कि क्या स्थिति है। कुली बाजार की जो है रिपोर्टें बहुत ही ज़्यादा गंदी आ रही है, आप लोगों क्या पोजीशन है, ज़्यादा चिंतित रहते थे रिश्तेदार, इष्ट मित्र वगैरह भी कुली बाजार के नाम से। उस समय ये माहौल था कि कहीं निकल के जा भी नहीं सकते थे और हमारे पेपर चल रहे थे
पेपर भी हमारे रुक गए उसी कारण वर्ष से। और इस समय हमें जब से हमारा ग्रीन जोन हुआ है कुली बाजार क्षेत्र, तो थोड़ी हमें राहत मिली है, पर हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा, मास्क लगाना है, अपने हाथ को यानी सैनिटाइज करना है समय समय पे, ये करना जरूरी पड़ेगा। एक व्यापारी भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह आप 60 दिनों तक जो है जिस तरह से बंद रहा, फिर कैसे राहत मिली। अब 60 दिन तो हमारा सारा व्यापार बंद रहा। हम लोग जो है क्योंकि हमारा ये कुली बाजार ग्रीन जोन था और रेड जोन था, ग्रीन जोन आज से घोषित हुआ है। अब थोड़ी सी राहत है, आज से लग रहा है कि कुछ हम लोग व्यापार कर सकते हैं खुल के, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ के लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर संक्रमण बढ़ा था, कानपुर का टॉप हॉट स्पॉट था, यहाँ पे 94 से ज़्यादा संक्रमित लोग थे। अब यहाँ पर राहत की सांस ले रहे हैं लोग। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना के मरीजों की मुसलसल बढ़ती हुई तादाद यकीनन बाइसे तशवीश थी, लेकिन अब अस्पतालों के अंदर दीगर मरीजों की तादाद में इजाफे ने डॉक्टर्स और इंतजामिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अस्पतालों में रोजाना आने वाले मरीजों के ताल्लुक से इंतजामिया ने जो गाइडलाइन जारी की थी उस पर डॉक्टर्स अमल पैरा हैं। अलीगढ़ के मारूफ डॉक्टर प्रदीप बंसल बताते हैं कि स्टाफ पीपीई किट पहनकर काम कर रहे हैं। हम बच्चों को देखते हैं तो इनके ताल्लुक से भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, वहीं हम मरीजों का डाटा भी जमा कर रहे हैं। बाकी हम लोग अपने नर्सिंग होम में अपने को ही बचा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि मरीजों को भी इन्फेक्शन हमसे ना लगे, अगर हमसे है तो हमारे स्टाफ को ना लगे, स्टाफ से मरीजों को ना लगे। इसलिए हम लोग खुद एहतियात बरत रहे हैं, पूरी पीपीई किट पहन के बैठते हैं ओपीडी में। हमारा स्टाफ पूरी पीपीई किट पहन के नर्सिंग होम में रहता ही है। दूसरा, हम अपने गेट पे भी हमने सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कर रखी है, अलग से हमने सिंक लगा रखा है, साबुन और पानी की व्यवस्था कर रखी है, उस पर ही हाथ धोते। महाराष्ट्र में अकोला के पातूर में वाक़ शाह बाबू स्कूल और जूनियर कॉलेज में कोरोना के सबब नुकसान से बचने के लिए मुनफरिद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। यहाँ क्लासेस तो जारी हैं, लेकिन तलबा के बगैर। कैसे तलबा इन क्लासेस से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के सबब रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। तालीम के शोबे में भी तलबा व असातिज़ा को मुश्किलात का सामना है, लेकिन ऐसे में अकोला के पातूर शाह बाबू उर्दू स्कूल व जूनियर कॉलेज ने ऑनलाइन दर्स व तदरीस को ज़मीनी सतह पर यकीनी बनाने का काम किया है। कोरोना वायरस के कारण कई सारी परेशानियां हमें देखने में आई, इसी वजह से हमारे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप पर और कई सारे वीडियो लेक्चर लिए, जिसके अंदर ऐसे स्मार्ट लर्निंग और स्मार्ट टीचिंग 3 वे कम्युनिकेशन के ज़रिए हमें लर्निंग हासिल हुई। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ कि लर्निंग घर पर बैठे बैठे लर्निंग, स्टे होम लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, सो इट इज़ बिकमिंग वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। कॉलेज कैंपस में अगरचे तलबा की मौजूदगी नहीं है, ताहम टीचर्स क्लासरूम में अपने लेक्चर्स जारी रखे हुए हैं और इन लेक्चर्स को वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए तलबा तक पहुंचाया जा रहा है। जिन तलबा को परेशानी है या कोई बात समझ नहीं आ रही है, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस भी किया जा रहा है। 60 से 70 दिन तक ये कैफियत रही। इसकी वजह से सोसाइटी ने डिसाइड किया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो तमाम इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए जो बच्चों को घर बैठे उनका जो होने वाला एजुकेशनल नुकसान है, तालीमी नुकसान, वो पूरा किया जाए। हमारी तमाम स्कूलें रेगुलर नहीं करने के हुक्म देती, तब तक ये अमल हमारा जारी रहेगा। कोरोना की वजह से तालीमी नुकसान से बचने के लिए जदीद सहूलियात को बरूएकार लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। सरकारी और निजी इदारों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा, जो कि स्मार्टफोन के दौर में बहुत सारी सहूलतों के साथ मुमकिन भी हो चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी की अहलिया बेगम सलमा अंसारी ने अलीगढ़ में जो चाचा नेहरू मदरसा कायम किया था, इसने एक बार फिर ज़बरदस्त कामयाबी का मुजाहरा किया है। दौरान लॉकडाउन उत्तर प्रदेश सतह के किक बॉक्सिंग
शेडो ई मुकाबले में मदरसे के तलबा और तालिबात ने पहला और दूसरा मुकाम हासिल किया है। पहले मुकाम में मदरसा के तालिबा अनम खान और दूसरे मुकाम पर आशीष सिंह ने कब्जा जमाया। मज़कूरा मुकाबले में उत्तर प्रदेश के 35 अजला से बॉक्सिंग के वीडियोज़ रिकॉर्ड करके भेजे गए थे। तलबा की मज़कूरा कामयाबी पर बेगम सलमा अंसारी ने भी मुबारकबाद पेश की है और बच्चों को दुआएं दी हैं। लॉकडाउन में जो गेम हुआ मैंने सोचा भी नहीं था कि लॉकडाउन में इस तरह की गेम हो सकती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रुक चुकी थी और ये हमें घर पे ही वीडियो शूट करनी थी 30 सेकंड की, जिसमें हमें पंच किक और स्पेसिफिक वर्कआउट करना था और ये वीडियो ऑनलाइन ही खेला गया था गेम। मैंने सोचा नहीं था हम लॉकडाउन में स्पोर्ट का ऐसा इवेंट खेल पाएंगे, इसमें कि हमारे लॉकडाउन की वजह से सारे स्पोर्ट हमारे कैंसिल कर दिए थे, यहाँ तक कि ओलंपिक भी कैंसिल कर दिया था। तो ये हमने इस गेम को हमने ऑनलाइन खेला था। इन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री जो हमारी है उसमें बच्चे चाहे कहाँ से शुरू करें अपनी ज़िंदगी, कहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे वो स्लम में पैदा हो चाहे वो महलों में पैदा हो। हमारे स्टूडेंट की फर्स्ट पोजीशन आई थी अनम खान की पूरे यूपी के अंदर स्किल के अंदर किक बॉक्सिंग सेडो कंपटीशन में, और आशीष सिंह की आई थी सेकंड पोजीशन। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं मैम का कि इस दौरान में भी हमें कंपटीशन खेलने को। मुल्क व बैरून मुल्क का मशहूर मजहबी और तालीमी इदारा दारुल उलूम देवबंद ने तलबा के लिए ऐलान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तलबा बगैर इतला के मादर इल्मी वापस न आए, क्योंकि मौजूदा हालात के तनाजुर में हुकूमत वक्त की जानिब से तमाम तालीमी इदारे बंद है। जब तक हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिलती उस वक्त दारुल उलूम देवबंद बंद रहेगा और इस दौरान मदरसे में क़याम ताम की सहूलत भी फराहम नहीं की जाएगी। वहीं तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हॉस्टल भी बंद रहेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अपोजिशन हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान आज़मी बारी ने कहा कि मदरसों के असातिज़ा को हुकूमत ने तनख्वाह का नोटिफिकेशन तो ज़रूर दिया, लेकिन आधे टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली, जबकि आधे टीचरों को ही सिर्फ तनख्वाह मिली है। उधर जेडीयू ने कहा कि मदरसों की तरक्की के सिलसिले में नीतीश हुकूमत ने काफ़ी काम किया है। हजरात काम कर रहे हैं, या वक्फ बोर्ड के तहत हो या प्राइवेट के तहत हो, उनको चाहिए कि उनकी तनख्वाह वक्त मुकर्ररा पर दी जाए। ये करोना जो है 3 महीना का जो है तो उसमें उस तनख्वाह जो है ऐड किया जाए। वो काम करें न करें, इसलिए कि ये महामारी जो है, ये करोना जो है पूरी दुनिया पर है, रियायत करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह जो एग्ज़ाम हुआ 28 जनवरी को टीचर के लिए, उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब तक उसके लिए लाएअमल तय नहीं हुआ है, एग्ज़ाम का डेट निकाला गया है। इसी तरह टीटी जो पास हो चुके हैं उनको भी बहाली नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान औरंगाबाद के भावसिंहपुरा का एक सब्जी फरोश अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह ही कुछ ऐसी थी। राहुल नामी नौजवान बीएससी ग्रेजुएट है और सब्जी फरोख्त करने का इसका अपना अंदाज है। इसी अनोखे अंदाज ने राहुल को मुल्क भर में मकबूल बना दिया। क्या है वो अंदाज, आइए आपको दिखाते हैं। एक का सहाय्य करूँ अवघे धरू सुपंत, ये लिखे हुआ है ऊपर। इसका मतलब है हम एक दूसरे को मदद करेंगे और सब खुशी से रहेंगे। जो खरीद सकते हैं वो खरीदो, और जो मुश्किल में है, परेशानी है जिनकी, वो फ्री में लेके जाओ। औरंगाबाद के भावसिंहपुरा का शुमार शहर की सलम बस्तियों में होता है। इस बस्ती में गरीब और मेहनतकश तबके की अक्सरियत है। राहुल नामी नौजवान जो कि बीएससी ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी न होने के सबब वो अपने वालिद की सब्जियों की गाड़ी संभाल रहा है। लॉकडाउन में जब राहुल ने देखा कि लोगों के पास सब्जी खरीदने की भी इस्तात नहीं है, तो उसने बोर्ड लगा दिया कि जिनके पास पैसे नहीं वो मुफ्त में सब्जी ले जाएं। मकामी लोगों को राहुल के इस कदम से काफी राहत मिली। हम ऑटो चलाते, हमारे पास पैसा नहीं है क्या, अभी ऑटो आज से चालू हो गए। इसके पहले उन्होंने हमारे को बहुत बार दे दिए, पर पैसा नहीं लिए उन्होंने अभी तक। इनका काम एकदम अच्छा है, यानी जो आया वो भी लेते रहता उनसे। वो नहीं होंगे पैसे तो मत दो बोलते, बाद में दो होंगे तो, नहीं तो फिर रन दो बोले वैसी। ये इलाका बहुत गरीब है और यहाँ पे लोगों को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और ये जो भैया ने फ्री देने का जो काम किया है ये बहुत अच्छा है। हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये भैया के ज़रिए से हमारे को बहुत मदद मिली है।
राहुल का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में उसने कम से कम 500 लोगों को मुफ्त में सब्जियां बांटी हैं। लॉकडाउन खत्म होने तक मुफ्त में सब्जी फराहम करने का उसका आज़्म है। राहुल का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे काफी शोहरत हासिल हुई। राहुल की वालिदा अपने बेटे के इस कदम से काफी खुश हैं। मला का खूप छान वाटतो, म्हणजे मला असं वाटू लागलं की माझं मुलगा काहीतरी बाकोनांना मदत करू लागलं, तर मला खूप आनंद वाटू लागला, खूप छान वाटू लागलं। मला खूप असं वाटतं की माझं मुलगा काहीतरी एक मोठं काम करू लागलं बा। लॉकडाउन ने अच्छों के हाथ तंग कर दिए, जो रोज़गार पर थे वो बेरोज़गार हो गए। ऐसे ही एक ग्रेजुएट बेरोज़गार नौजवान राहुल ने हौसले और हिम्मत की ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।